और जब आपके स्प्रे गन के अंदर ब्लॉकेजेस आ जाती है दोस्तों, तो आपका ठीक से स्प्रे पैटर्न नहीं आएगा। अब एक स्टड वेल्डर जो है दोस्तों, वो एक बहुत ही ज़रूरी टूल है डेंट को बाहर निकालने के लिए। अगर आप उसको ठीक से इस्तेमाल करने को नहीं जानते हो तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। और जब हम लोग ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो वो टूल जो है वो परफॉर्मेंस में भी उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा, मतलब ठीक से नहीं चलेगा और कुछ दिनों बाद उसकी खराबी भी आ जाएगी, पार्ट्स भी डैमेज हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रायसन और मैं हूं एक ऑटो बॉडी और पेंट एक्सपर्ट, ऑथर और इंस्ट्रक्टर, और ऑटो स्प्रे पेंट लर्निंग पे आपका स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए याद रखिएगा और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑटो बॉडी और पेंटिंग में बहुत सारे टूल्स रहते हैं और बहुत सारे टूल्सों को हम लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो आज मैं कुछ टूल्स आपको बताऊंगा जिसको हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम लोगों को शॉर्टकट चाहिए और इस शॉर्टकट के वजह से हम लोग एक टूल को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और बाद में फंस जाते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट भी ठीक से नहीं आता है और एक चीज़ ठीक करने के वजह दूसरी चीज़ बिगड़ जाती है। तो पहली चीज़ जो हम लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या गलत टूल इस्तेमाल करते हैं करने के लिए, वो है दोस्तों, हम एक डेंट रिपेयर करने के लिए गलत तरीके का हैमर इस्तेमाल करते हैं, हथौड़ा इस्तेमाल करते हैं। अभी ऑटो बॉडी और पेंटिंग के जो हथौड़े हैं दोस्तों, वो अलग टाइप के हैं और एक एक चीज़ के लिए एक एक टाइप का हथौड़ा रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो रेगुलर हथौड़ा है जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी एक साइड में हम कीले निकाल सकते हैं और एक साइड में कीले को टैप करके अंदर डाल सकते हैं, वो वाला हथौड़ा हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑटो बॉडी और पेंटिंग में, जो एक गलत चीज़ है दोस्तों। क्योंकि जो ऑटो बॉडी और पेंटिंग के स्पेशल हैमर्स आते हैं वो स्पेशली डिज़ाइन किए होते हैं ऑटो बॉडी और पेंटिंग के लिए, उनका वेट भी अलग होता है और जब ये स्पेशल हथौड़े आप इस्तेमाल करते हो तो आपका शीट मेटल जो है उसका ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। लेकिन अगर आप घर का हथौड़ा इस्तेमाल करते हो ऑटो बॉडी और पेंटिंग में और मारते समय अगर आपका गलत जगह पे वो बैठ जाता है तो वो आपका डेंट जो है वो और भी अंदर डाल देगा, वो आपका मेटल भी स्ट्रेच कर देगा और मेटल के ऊपर अननेसेसरी मार्क्स भी डाल देगा। इससे आपकी डैमेज जो है मेटल के ऊपर वो और भी बढ़ जाएगी। इस तरह जब आप गलत टाइप के टूल्स या तरीके इस्तेमाल करते हो तो आपका रिपेयर प्रोसेस जो है वो और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है और सस्ते में जो काम बन सकता है उसके ऊपर आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि अब आपने वो ज़्यादा बिगाड़ लिया है। और जब आप चीज़ को ज़्यादा बिगाड़ते हो तो उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। तो जब आप ऑटो बॉडी और पेंटिंग में हो तो सही टाइप के हथौड़े इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, जो ऑटो बॉडी और पेंटिंग के लिए डिज़ाइन किए हुए रहते हैं। पूरा हैमर और डॉयली सेट आता है, ऐसा वाला सेट आपको खरीदना चाहिए। इसमें सब टूल्स आते हैं शीट मेटल को बीट करने के लिए। ऐसे वाले टूल्स जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपका मेटल और ज़्यादा डैमेज नहीं होगा और उसको आप आसानी से रिस्टोर कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो हम लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, और वो है हम लोग गलत सैंडिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। अभी सैंडिंग जो है वो ऑटो बॉडी और पेंटिंग में एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये तो आप जानते ही हो। आपको बेयर मेटल के ऊपर सैंडिंग करना पड़ता है, प्राइमर के ऊपर सैंडिंग करना पड़ता है और सैंडिंग तो आप मिस नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आप सैंडिंग गलत तरीके से करते हो तो वो आपकी फिनिश जो है वो बिगाड़ देता है। एक सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो है दोस्तों, हम लोग ज़्यादा कोर्स सैंड पेपर, ज़्यादा मोटे ग्रेड का सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जब उधर मोटे ग्रेड का सैंड पेपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी ये सैंड पेपर जो है वो आपको लगेगा कि सिर्फ सैंडिंग करने के लिए है, लेकिन दोस्तों जब आप मोटे ग्रेड से सैंडिंग करते हो तो वो आपके मेटल में स्क्रैचेस डाल देगा, आपके प्राइमर में स्क्रैचेस डाल देगा और ये स्क्रैचेस जो है वो डीप स्क्रैचेस रहते हैं। हाथ लगाने से आपको वो मालूम नहीं पड़ेंगे, लेकिन जब आप पेंट लगाते हो दोस्तों उस टाइम पे आपको मालूम पड़ेगा कि सैंडिंग के स्क्रैचेस अभी तक गए नहीं हैं और फिर आपको पूरी प्रक्रिया जो है वो फिर से दोहरानी पड़ेगी दोस्तों, जो आप कभी भी नहीं चाहेंगे। और कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा, आपने पेंट लगा दिया, क्लियर कोट लगा दिया, फिनिश अच्छी आई, अच्छा स्मूथ फिनिश आपकी आई, लेकिन कुछ दिनों बाद जब आपका नीचे का प्राइमर जो है वो सूख जाता है, पेंट भी सूख जाता है और 1-2 महीने के बाद
आपके पेंट के ऊपर छोटे छोटे व्रिंकल्स जैसे दिखाई देते हैं। मतलब वो पेंट फिनिश जो है वो स्मूथ नहीं रहता है। ऊपर से हाथ लगाया तो स्मूथ रहता है, लेकिन उसके अंदर जो है वो आपको व्रिंकल्स जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आपने गलत टाइप का सैंड पेपर इस्तेमाल किया है, और आपका बॉडी फिलर जो है वो भी आपने सस्ते में इस्तेमाल किया है, जो श्रिंक हो गया, और अब आपका फिनिश जो है वो पूरा बिगड़ गया, और ऐसे आपका नाम जो है वो खराब हो सकता है दोस्तों। और जब आप सैंडिंग करते समय ज़्यादा प्रेशर हाथ से अगर डालोगे तो उधर आपका लो स्पॉट आ सकता है, और आपकी सरफेस जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो ज़्यादा ग्रेड का सैंड पेपर जो है वो आपको जो एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है वही निकालने के लिए इस्तेमाल करना है, और फिर उसके ऊपर आपको बारीक ग्रेड के सैंड पेपर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, मोटे ग्रेड के सैंड पेपर के स्क्रैचेस जो है वो हटाने के लिए। हाथ का प्रेशर जो है वो आपको ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं डालना है, बीच में आपको रहना है। और जब आप सैंडिंग करने के लिए हाथ हिलाते हो तो वो भी आपका एक रिदम में होना चाहिए। तो ऐसे जब आप सही तरीके इस्तेमाल करते हो, सही टेक्निक्स इस्तेमाल करते हो, तब आपको जाके एक अच्छी फिनिश प्राप्त होती है। तो ये सब मैं मेरे कोर्स में सिखाता हूँ दोस्तों। कौन सा वाला सैंड पेपर आपको कब इस्तेमाल करना है, कैसे डेंट को बाहर निकालना है, कैसे बॉडी फिलर को लगाना है, सब चीज़ें इन डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ मेरे कोर्स के अंदर। और जब आप ये सब सीक्रेट्स जान जाते हो, और जब आप वो सब सीक्रेट्स आपके पेंट जॉब में इस्तेमाल करते हो, तब आपको प्रोफेशनल जैसे रिजल्ट्स मिलने को चालू हो जाएंगे, और तब आप आपके काम के पैसे भी बढ़ा सकते हो। तो अगर आप एक ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो, DIYर हो या हॉबीस्ट हो, मतलब आप एक हॉबी जैसा इसको इस्तेमाल करना चाहते हो, तो देरी मत कीजिएगा दोस्तों। मेरे कोर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उधर जाके आप एनरोल हो सकते हो, और मैं आपको मिलूँगा अंदर की तरफ। तो बढ़ते हैं आगे तीसरी चीज़ के साथ जो हम लोग गलत करते हैं, और वो है हम लोग स्प्रे गन जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम स्प्रे गन जो है वो इस्तेमाल करने को नहीं जानते हैं, मतलब हम लोगों को मालूम ही नहीं है इसको कैसे एडजस्ट करना है, वो उसका एयर प्रेशर, उसकी फैन विड्थ, उसका नोजल साइज रहता है, ये सब अगर हम लोग ठीक से एडजस्ट नहीं करते तो हमारे पेंट जॉब में हम लोगों को अच्छी फिनिश प्राप्त नहीं होगी। हमारी ओवर स्प्रे हो सकती है, पेंट रन हो सकता है, ऑरेंज पील आ सकता है, पेंट के लेयर्स जो है वो ठीक से ओवरलैप नहीं हो सकते। ये कुछ कॉमन इश्यूज है जो हम लोग फेस कर सकते हैं अगर हम लोगों ने स्प्रे गन को ठीक से एडजस्ट नहीं किया तो। और जब हम लोग स्प्रे गन को एडजस्ट करते हैं तो वो पेंट जॉब के हिसाब से हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है दोस्तों, ये तो आप लोग जानते ही होंगे अब तक। मतलब अगर आपका पैनल बड़ा है जिसके ऊपर आप पेंट स्प्रे करने वाले हो, तो उस पैनल के हिसाब से आपको आपका स्प्रे गन एडजस्ट करना है। लेकिन अगर आप चेसिस के ऊपर पेंट कर रहे हो, जहाँ सरफेस जो है बहुत ही थिन सरफेस रहती है चेसिस के ऊपर, तो उसके ऊपर अगर आप पेंट स्प्रे कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको स्प्रे गन को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आपका एयर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है स्प्रे गन के अंदर, और अगर आपने उसको ठीक से एडजस्ट नहीं किया है, तो आपका ठीक से एटमाइज नहीं होगा स्प्रे गन, जिससे आपका ऑरेंज पील आ सकता है, या पेंट ओवर स्प्रे जैसा बैठ सकता है। या अगर आपने आपका फैन विड्थ जो है वो ज़्यादा कर लिया है और फ्लूइड फ्लो भी ज़्यादा कर लिया है, और आपका पैनल जो है वो छोटा है, तो स्प्रे करते समय आपका पेंट रन हो सकता है। तो स्प्रे गन को ठीक से एडजस्ट करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, एक अच्छी फिनिश प्राप्त करने के लिए, और एक प्रोफेशनल जैसी फिनिश प्राप्त करने के लिए जो लंबे समय तक चलेगी। और जब आप ऐसे फिनिश प्राप्त करने को लगते हो तो ज़रा सोचिए दोस्तों, लोग आपके पास भाग भाग के आएंगे खुद का पेंट जॉब करने के लिए, जो अगर आप नहीं चाहते हो तो मेरे कोर्स में एनरोल मत होना। तो चौथी चीज़ जो हम लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और वो है दोस्तों, जब हम लोग ग्राइंडर लेके ग्राइंडिंग करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग गलत तरीके का डिस्क डालते हैं। कटिंग डिस्क लेके हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं। अब ये कटिंग डिस्क जो है वो डिज़ाइन किया हुआ रहता है कटिंग करने के लिए, लेकिन क्योंकि हम लोग अभी आलसी हो गए हैं तो हम लोग को वो डिस्क जो है वो ग्राइंडर के ऊपर से निकाल के ग्राइंडिंग डिस्क डालने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। या शायद आप पैसा बचाने के लिए एक ही डिस्क का इस्तेमाल करके कटिंग भी करते हो और ग्राइंडिंग भी करते हो। और जब आप कटिंग डिस्क जो है वो ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हो तो आपका डिस्क जो है वो और भी पतला हो जाता है, वो ओवर हीट भी हो जाता है, और कभी कभी टूटता भी है। और जब वो टूटता है, ग्राइंडर आप लोग जानते हो कितना फास्ट घूमता है, वो टूट के अगर और किसी पार्ट के ऊपर गिर जाता है तो उधर भी डेंट आ जाता है, और ऐसे आप पूरा पेंट जॉब का सत्यानाश कर देते हो। तो दोस्तों, अगर आप गलत तरीके के डिस्क इस्तेमाल करते हो आपके ग्राइंडर के साथ, और जब आप ग्राइंडिंग करते हो तो वो आपका मटेरियल जो है वो भी ठीक से नहीं निकालेगा, वो आपके मेटल को भी डैमेज कर देगा, और वो आपकी सरफेस भी अनइवन कर देगा। तो हमेशा दोस्तों, जब आप ग्राइंडिंग करते हो तो सही टाइप का डिस्क का इस्तेमाल कीजिए।
कटिंग कर रहे हो तो कटिंग वाला डिस्क इस्तेमाल कीजिए, और ग्राइंडिंग कर रहे हो मतलब पेंट हटा रहे हो तो ग्राइंडिंग डिस्क का इस्तेमाल कीजिए। ये दो अलग चीज़ें हैं दोस्तों, इसको एक ही चीज़ मत समझिएगा। तो पांचवी चीज़ जो हम लोग गलत करते हैं दोस्तों, और वो है हम लोग हमारे टूल्स का मेंटेनेंस नहीं करते हैं। अभी ऑटो बॉडी टूल्स जैसे कि आपका सैंडर हो गया, आपका स्प्रे गन हो गया, आपका कंप्रेसर हो गया, इन सब चीज़ों के लिए एक रेगुलर मेंटेनेंस रहता है दोस्तों, ताकि वो ठीक से चल सके। लेकिन हम लोग थोड़े आलसी है और इसी वजह से इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग मेंटेनेंस करना भूल जाते हैं। और जब हम लोग ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो वो टूल जो है वो परफॉर्मेंस में भी उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा, मतलब ठीक से नहीं चलेगा, और कुछ दिनों बाद उसके खराबी भी आ जाएगी, पार्ट्स भी डैमेज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्प्रे गन को इस्तेमाल करते हो और पेंट जॉब ख़त्म होने के बाद आप उसको धोते नहीं हो और पेंट उसके अंदर ही सूख जाता है, और जब पेंट उसके अंदर ही सूख जाता है तो उसको क्लीन करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। और अगर इपॉक्सी या 2K प्राइमर आपके स्प्रे गन के अंदर सूख जाता है तो वो स्प्रे गन शायद आपको बाहर फेंकने को पड़ सकता है। और जब आपके स्प्रे गन के अंदर ब्लॉकेजेस आ जाती है दोस्तों, तो आपका ठीक से स्प्रे पैटर्न नहीं आएगा, आपके पेंट के बीच में गैप्स आ सकते हैं, और ऐसे आपको एक अच्छी फिनिश प्राप्त नहीं होगी। और ऐसे ही दोस्तों आपका कंप्रेसर जो है वो ऑटो बॉडी और पेंटिंग का एक दिल जैसा है, और उसके ऊपर भी आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसकी ऑयल चेंज करनी पड़ती है, उसका पानी छोड़ना पड़ता है। और ये सब अगर आप नहीं करोगे तो आपका कंप्रेसर जो है वो जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, और कंप्रेसर अगर आपका ख़राब हो जाता है तो ऑटो बॉडी और पेंटिंग कहाँ रह गया फिर। तो आपके टूल्स को रेगुलर चेक कीजिए, उसका मेंटेनेंस कीजिए। अगर कुछ पार्ट्स डैमेज हुए हैं तो उसको रिप्लेस कीजिए। कुछ टूल्स को ऑयलिंग करना पड़ता है, सैंडर्स को ऑयलिंग करना पड़ता है, कंप्रेसर की ऑयल चेंज करनी पड़ती है तो ऑयल डालिए। ऐसे जब आप करते हो तो आपके टूल्स जो है वो अच्छी तरह से चलेंगे दोस्तों, और लंबे समय तक चलेंगे। और जब आपके सब टूल्स अच्छी तरह से चलते हैं तो वो आपकी मदद करेंगे एक अच्छी फिनिश प्राप्त करने के लिए। तो कौन से ज़रूरी टूल्स आपको चाहिए वो सब मैं मेरे कोर्स में सिखाता हूँ दोस्तों। अभी कुछ लोग एक गलती करते हैं, वो पहले टूल्स खरीदते हैं और बाद में कोर्स में एनरोल हो जाते हैं, और कोर्स में एनरोल होने के बाद उनको मालूम पड़ता है कि ये टूल की ज़रूरत नहीं थी, जिसके ऊपर उसने फालतू में पैसा खर्च कर दिया। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा दोस्तों, पहले सीखिए और बाद में टूल्स में इन्वेस्ट कीजिए। क्या आप बिना सीखे ही काम ढूंढ सकते हो? नहीं दोस्तों, तो पहला सीखना पड़ता है। तो पहली चीज़ पहले कीजिए, और जब आप आपका वर्थ जो है वो बढ़ाते हो तो आपको पैसा भी ज़्यादा आना लगता है। तो बढ़ते हैं आगे छठे चीज़ के साथ जो हम लोग गलत करते हैं, और वो है हम लोग गलत तरीके से बॉडी फिलर को मिक्स करते हैं और पैनल के ऊपर लगाते हैं। अभी ऑटो बॉडी और पेंटिंग में दोस्तों बॉडी फिलर जो है वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस बॉडी फिलर को आप लेवल करके पैनल को ऐसे बना सकते हो जो आपका पैनल के ऊपर कुछ हुआ था वो आप मालूम भी नहीं कर सकते हो। इतनी अच्छी चीज़ है ये बॉडी फिलर। अगर ये बॉडी फिलर नहीं रहता तो आप वैसी परफेक्ट फिनिश प्राप्त शायद नहीं कर सकते थे। तो ये अगर आप सही तरीके से मिक्स नहीं करते हो और सही तरीके से पैनल के ऊपर नहीं लगाते हो तो आप बहुत ही मुश्किल में पड़ सकते हो। अभी कुछ लोग हैं जो इस बॉडी फिलर को ठीक से पहले तो मिक्स नहीं करते हैं, और दूसरी गलती वो लोग करते हैं बहुत सारा बॉडी फिलर पैनल के ऊपर भर देते हैं। डेंट तो अंदर ही है, उसको बाहर ही नहीं निकाला, उसके ऊपर ही बॉडी फिलर लगा दिया पूरा। कुछ लोग तो उसके ऊपर कारपेज भी लगाते हैं, वो कारपेज तो कुछ दिनों में बाहर भी निकलती है, और ऐसे आप खुद का ही नाम खराब कर देते हो। तो जब आप बॉडी फिलर लगाते हो तो आपको पहले तो कम से कम लगाना है, और इसको लगाने के बाद उसकी जो एजेस है दोस्तों उसको फेदर आउट करना एक आर्ट है। मतलब आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि उधर आपने बॉडी फिलर भरा है करके। तो इस आर्ट को मास्टर करने के लिए पहले तो आपको बहुत बार करना पड़ेगा, उसमें फेल होना पड़ेगा, और बाद में आप इसको सीख सकते हो। ये बुक नॉलेज पढ़ के आप नहीं कर सकते हो। इसको फेदर करने के लिए पहले तो आपको बॉडी फिलर ठीक से मिक्स करना पड़ेगा, फिर उसको पैनल के ऊपर लगाना पड़ेगा, और फिर उसको सैंडिंग करके लेवल करना पड़ेगा। तो ये आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑटो बॉडी और पेंटिंग में। अगर आप उसको ठीक से फेदर आउट नहीं करते हो तो पेंट के ऊपर हल्की इम्परफेक्शन जो है वो दिखाई देता है दोस्तों। अगर आपका थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है बॉडी फिलर तो वो आपके मेन पेंट जॉब के ऊपर, फाइनल पेंट जॉब के ऊपर दिखाई देगा। अगर आप बहुत सारा बॉडी फिलर पैनल के ऊपर भर देते हो तो थोड़े दिन में वो क्रैक हो जाएगा, उसमें बबलिंग भी हो सकता है, और कुछ ही दिनों में वो नीचे भी गिर जाएगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं दोस्तों। तो बॉडी फिलर लगाते समय
पहले तो आपका पैनल जो है वो जितना बाहर आता है उतना आपको बाहर निकालना चाहिए और कम से कम बॉडी फिलर आपको उधर भरना चाहिए। और जब आप बहुत पतला लेयर लगाते हो बॉडी फिलर का तो वो सैंडिंग करने में भी बहुत आसान रहता है दोस्तों। कुछ ही पासिस आप उसके ऊपर सैंड पेपर का लगाओगे, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ज़्यादा सैंडिंग भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है और ऐसे आपके एफ़र्ट्स भी बच जाएंगे, आपको अच्छी फिनिश भी प्राप्त होगी और आपके पैसे भी बच जाएंगे। बार बार बॉडी फिलर लगाने के लिए आपका टाइम भी बच जाएगा। तो एजेस ब्लेंड करने के लिए हमेशा से सीखिए, आपकी मेन प्रायोरिटी रखिए दोस्तों, क्योंकि जब आप वो एजेस जो है बॉडी फिलर के उसको अच्छी तरह से फेदर आउट करते हो और उसमें जब आप मास्टर हो जाते हो तो आप आपकी खुद का वर्थ जो है वो बढ़ाते हो दोस्तों, और ऐसे आप प्रोफेशनल बन जाते हो। तो बढ़ते आगे, 7वीं चीज़ जो हम लोग गलत करते हैं हर बार, और 7वीं चीज़ है दोस्तों, हम लोग स्टड वेल्डर जो है वो ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब एक स्टड वेल्डर जो है दोस्तों वो एक बहुत ही ज़रूरी टूल है डेंट को बाहर निकालने के लिए। अगर आप उसको ठीक से इस्तेमाल करने को नहीं जानते हो तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। एक कॉमन मिस्टेक जो आप स्टड वेल्डर के साथ कर सकते हो वो है दोस्तों, जब आप स्टड लगाते हो तो ज़्यादा देर अगर आप उधर ही रखोगे बटन प्रेस करके तो आपका मेटल जो है वो बर्न हो जाएगा और उधर एक बड़ा सा छेद हो जाएगा। और अगर आप स्टड वेल्डर को सही टाइम पे नहीं रखते हो, मतलब फटक से निकलते हो, तो आपका वह स्टड जो है वो मेटल के ऊपर ठीक से वेल्ड नहीं होगा और जब आप उसको पुल करने को जाओगे तो वो मेटल को छोड़ देगा और फटक से बाहर निकलेगा। तो सही टाइम जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जब आप उस स्टड को मेटल के ऊपर वेल्ड ठीक से करते हो तो उसको पुल भी करने को आपको आना चाहिए दोस्तों। अगर आप गलत तरीके से उसको पुल करते हो तो आपका मेटल और डैमेज भी हो सकता है। और आपके कार के ऊपर दोस्तों कुछ जगहों पे मेटल जो है वो पतला रहता है, कुछ जगहों पे मेटल जो है वो थोड़ा जाड़ा रहता है और उसके हिसाब से आपको वो स्टड्स यूज़ करने पड़ते हैं दोस्तों। अगर आप पतला स्टड डार्ट मेटल के ऊपर लगाते हो तो वो डेंट पुल नहीं कर सकेगा, और अगर आप मोटा स्टड पतले मेटल के ऊपर लगाते हो तो वो मेटल आपका फाड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है और बहुत कुछ सीखा है आपने इस वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा। तब तक के लिए मैं आपको मिलूँगा और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मेरे अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।